हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम ये बनाने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ठीक है, ये हम इसका मतलब बता चुके हैं। मनके क्या होता है? मोतियाँ होती है जिससे माला बनाई जाती है। ठीक है, 3 पार्ट तो हम कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट तो 2 पार्ट की वीडियो बनाई है, पर जो हमारा ये टॉपिक है ना, इस चैप्टर में ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड है। तो ये हम 4th टॉपिक कर रहे हैं अभी, है ना। इसमें 4th टॉपिक में क्या है कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब हमको ये इसमें ये देखना है कि जो समाज था उसमें भिन्नताएं थी या समानताएं थी। मतलब एक दूसरे के साथ समानता स्थापित थी या फिर कार्य का विभाजन था या फिर क्या था, मतलब समाज, हड़प्पा समाज क्या था। तो हम ये सब देखेंगे। और आपको मतलब ये बता दूं, मैं हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी ऐसा भेदभाव का कोई भी संकेत नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सभी का जो भी पुरातत्वविद इतिहासकारों ने जो भी अपनी खोज बीन की है, उनके लिए विधियां अपनाई गई हैं। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर कोई विशेष, किसी को विशेष दर्जा नहीं था या किसी को कोई भी निम्न दर्जा, ऐसा समाज में बंटवारा नहीं था। मतलब हमारा समाज बहुत ही अच्छा था, है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन हम करेंगे। तो पुरातत्वविद जो होते हैं, यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति में विशेष में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पुरातत्वविद बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक समाधान आएगी और दूसरी मतलब वस्तुओं को देखेंगे, ये विलासिता की थी, उपयोगी। तो पहले कौन सी विधि है? ये है शवाधान। जिसमें से क्या है, इन्हीं विधियों में से एक कौन सी है? शवाधान। ठीक है, शवाधानों का अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थे, से परिचित होंगे। आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। तो वो भी अपने जो हड़प्पा सभ्यता है उसी के समकालीन थे। मतलब इनका और उनका समय बराबर है, ये समकालीन का मतलब होता है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा और देखा भी होगा, क्योंकि हमारे पिछले जो NCERT के वो रहे हैं उसमें ये दे के रखा है मिस्र के विशाल जो भी पिरामिड थे उनके बारे में। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। कहाँ की बात कर रहे हैं? मिस्र की। राजकीय मतलब राजा शाही जो घर होता है उनसे संबंधित थे, जहाँ पे विशाल धन संपत्ति क्या करी गई थी? दफनाई गई थी। पर हम हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों की जो गर्त हैं उनमें दफनाया गया है, गर्तों में दफनाया गया है। गर्त मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, गर्तों में दफनाया गया है। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, मतलब अलग अलग होती थी उसकी जो बनावट होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? तो इनका कहना है कि कहना ठीक कठिन है कि ये सामाजिक भिन्नताएं हैं। मतलब जैसे जो क्या बोलते हैं, गर्थ है उसका कभी कभी डिज़ाइन ही बोलेंगे ना, डिज़ाइन अलग कर दिया जाता था, कभी कभी किसी में चिनाई कर दी जाती थी। तो क्या ये विविधता के संकेत है? तो इतिहासकार कहते हैं कि ये विविधता के संकेत नहीं माने जाते। जबकि मिस्र में क्या देखा गया है कि बहुत सारी धन संपत्ति दफनाई जाती थी। ठीक है, हमारे हड़प्पा में ये नहीं देखा गया है। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं। ये जो कुछ कब्र हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः, जो कि क्या है, संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब हड़प्पा में सभ्यता में क्या मिला है? मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। और आभूषण मिले हैं, जो कि क्या संकेत करता है कि मृत्यु के बाद इनका उपयोग किया जाता था। मृत्यु के बाद मतलब यहाँ पर पुनर्जन्म की अवधारणा प्रचलित थी। पुरुषों और महिलाओं दोनों ही समाधानों में क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के मिले हैं, पुरुषों के उसमें भी मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन कार्य हुए थे, जिसमें एक पुरुष की खोपड़ी के समीप क्या क्या मिला है? शंख के 3 छल्ले, है ना, जैस्पर के मनके, ठीक है, एक प्रकार का उपरत्न है तो उसके मनके मिले हैं। शंख का सामान मिला है, जैस्पर का
और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण। क्या क्या मिला है? एक 1980 के दशक में एक मतलब उत्खननकार हुआ कहाँ पे? हड़प्पा में। तो उधर मानव खोपड़ी के साथ क्या क्या मिले हैं? मानव पुरुष की खोपड़ी के साथ क्या मिली है? शंख के 3 छल्ले मिले हैं। जैस्पर का एक वो मनका मिला है। जैस्पर की मतलब मनके मिले हैं। और मतलब एक आभूषण मिला है जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्या लगे थे? मनके लगे हुए थे, है ना, सूक्ष्म मनके लगे हुए थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफना गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब आप यहाँ देखेंगे आपको कहीं सोना चांदी ये सब नहीं मिला है, क्योंकि वो बहुत ही महंगे जैसे इस समय हैं उस समय भी होते थे। यहाँ पे जैसे तांबे का दर्पण दफना दिया, या फिर जो आभूषण या फिर मिट्टी के बर्तन जो उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद वो करेंगे। ये एक तांबे का दर्पण दिखाया गया है जो कि क्या है? दफनाया गया था उसके साथ। अब हम दूसरे में देखते हैं कि दूसरी विधि क्या अपनाते हैं पुरातत्वविद। तो वस्तुएं देखते हैं ये विलासिता की थी कि उपयोगी थी। ठीक है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। तो इससे भी हमें पहचान में आ जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक समाज विलास की वस्तुओं का उपयोग करता हो, एक समाज मतलब केवल उपयोगी वस्तु, है ना, और एक विलास की। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें विभाजन था। तो ये हम देखेंगे। मिले हैं विलास की वस्तुएं पर इतनी ज़्यादा भी नहीं मिली हैं। ठीक है। देखते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें रोजमर्रा मतलब जो दैनिक जीवन में अपन उपयोग करते हैं, जिन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। जो रोजमर्रा की वस्तुएं मिली हैं उन्हें पत्थर या मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है। इनमें क्या क्या आया है? तो चक्कियाँ, हमने अवतल चक्की देखी थी। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन हैं। सुइयाँ हैं, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से कहाँ पर पाई गई हैं? सर्वत्र पाई गई हैं और हरी जगह पाई गई हैं। मतलब ये उपयोग की वस्तुओं में इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। अब पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनी हो। अब पुरातत्वविद ने उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? विलास की वस्तुएं कहा है जो एक तो दुर्लभ थी। मतलब दुर्लभ क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त न हो आपको। दुर्लभ है, महंगी है और जो स्थानीय स्तर पर है पदार्थ है उनसे नहीं है बनी है, अनुपलब्ध पदार्थों से, या फिर ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया हो जो जटिल तकनीक हो उनसे बनी है। तो ऐसी चीज़ों को विलासिता की वस्तुओं में रखते हैं। तो इस प्रकार एक फयांस है। ये काय से बनता है? तो फयांस मतलब एक प्रकार का वो कह लीजिए जिससे है ना पदार्थ बनाए जाते हैं। तो घिसी हुई रेत अथवा बालू, है ना, उसमें रंग मिला दिया और चिपचिपा पदार्थ जैसे गोंद होता है उसको मिला दिया। उसके मिश्रण से जो भी पदार्थ बनाए गए थे उन्हें क्या कहा गया? फयांस, है ना, फयांस या फयांस। ठीक है। क्या क्या था? तो इसमें जैसे आप बालू ले लीजिए, रंग ले लीजिए, बालू, रंग और कुछ चिपचिपा पदार्थ, तो इसको मिला दीजिए। इससे जो भी वो बनेंगे उससे उसको क्या कहा जाएगा? फयांस का पात्र कहा जाएगा। फयांस से बना है ये पात्र, ये देखिए ये इस प्रकार से होता था। ठीक है। छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना क्या था? कठिन था। यहाँ पे आया था कि जटिल तकनीक से बना हो, तो इन्हें बनाना क्या था? कठिन था। मैं इसका एक क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, 1 मिनट दीजिए। एक रीट की परीक्षा थी, उसमें आया था कि बताइए, आपको बताना है कि क्या फ्योन्स की खदानें मेहरगढ़ में थी? ये आपको बताना है, क्या फ्योन्स की खदानें मेहरगढ़ में थी? दूसरा, इनमें से बताना है आपको कौन कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है। ठीक है। क्या ये प्राकृतिक तौर पर पाया जाता था? है ना, क्या ये प्राकृतिक है ना। और फिर आपको बताना है कि इसे बालू और गोंद, बालू प्लस गोंद से मिलकर वस्तुएं बनाई जाती थी फ्योन्स की। चौथा पॉइंट है, क्या उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी? जैसे अपन ने बना दिया फिर उन पर क्या चिकनी परत चढ़ाई जाती थी? है ना, बताइए आप सही है या गलत है। दूसरा, इनसे क्या क्या बनाए जाते थे? मन के,
मन की बनाई जाती थी, है ना, चूड़ियाँ बनाई जाती थी और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। तो इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो ये बताइए, ये सही है क्या? क्या ये मैहरगढ़ की खदानों से प्राप्त होता था? तो नहीं सही है, क्योंकि ये खदान से प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको बनाया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। और दूसरा इसी का जवाब हमको मिल गया कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, सही है। इनको कैसे बनाया जाता था? बालू और गोंद के मिश्रण से बनाया जाता था। फिर उसके बाद इनके ऊपर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, और फिर इसके बाद इन पर क्या किया जाता था? मन के, और इनसे मन के चूड़ियाँ, झुमके, ये छोटे छोटे बर्तन, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपको इससे मदद भी मिल सकती है। और ये देखिए एक समाधान है, हमने देखा था ना उनके साथ बर्तन वगैरह क्या क्या दफनाए जाते थे। तो ये देखिए एक गुजरात का समाधान है। गुजरात में बहुत सारे स्थल हैं, उनमें से किसी एक स्थल का समाधान है, मैंने गूगल से ली है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं, इनके साथ दफनाए गए थे ये भी। और ये सारी चीज़ें मतलब मिट्टी की ही है। आपको इनसे ये देखना है कि इसमें कोई विलासिता की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, है ना, कहीं कोई ऐसा कीमती हाँ, कीमती क्या बोलते हैं, आभूषण नहीं दिख रहा है। और ये एक समाधान है, ये एक समाधान की फ़ोटो है, ठीक है ना। और ये देखिए ये गर्त है, ये जो गर्त कहलाता है, ये क्या कहलाता है? गर्त। जो चारों तरफ खुदाई होती है और वो क्या है? गर्त है। ठीक है, अब आप क्या है कि स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे कि तकलियाँ जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो भी हमको फ्योन से मिली हैं। तो अब आप बताइए, इनको उपयोगी में रखें या विलास की वस्तुओं में? दैनिक उपयोग की वस्तुएं कौन कौन सी? जैसे कि इनको तकलियाँ फ्योन से मिली हैं। तकलियाँ आप जानते हैं, मैं एक फ़ोटो लेकर आई थी, ये तकलियाँ हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि या फिर जहाँ पे भेड़ पालक रहते हैं उनके पास अगर आप रहते हो तो आपको ये पता होगा, जो कंबल वगैरह बनाते हैं ना ऊन से, भेड़ की ऊन से, वो ये तकलियाँ जो हैं इनका उपयोग करते हैं। बाद में यही फिर चरखा अरखा वगैरह आ गए, तो ये तकलियाँ, तो ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता में फ्योन से मिली हैं। तो अब बताइए, ये तो दैनिक जीवन की वस्तुएं थी, तो इनको दुर्लभ में रखें उपयोगी में? ये आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी जो भी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः कहाँ कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी जो भी बस्ती थी उनमें मिली है। मतलब हर जगह नहीं मिली है। जो मतलब ये फ्योन्स से सामग्री थी, मतलब जो महंगी पदार्थों की सामग्री थी, वो कहाँ से मिली है? एक तो मोहनजोदड़ो और ये एक हड़प्पा। और ये हमने देखा है बहुत ही बड़ी बड़ी बस्ती थी, इनको एक शहर माना गया है। छोटी वस्तु में ये विरले ही मिलती, मतलब बहुत ही कम मिलती हैं। उदाहरण के लिए फ्योन्स से बने लघुपात जो संभवतः काय के लिए उपयोग आते थे? सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे। मतलब इसमें सुगंधित द्रव्य रखा जाता था। तो जैसे अभी क्या बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में अपन लोग क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं, है ना, परफ्यूम बोलते हैं, इत्र बोलते हैं। ठीक है, तो शायद इनको रखने के काम आता था, वो जो लघु पात्र दिखाया था ना वो। ठीक है, और अधिकांशतः उदाहरण के लिए ये अपन ने पढ़ लिया है, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ये फ्योन्स के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। जो कालीबंगन जैसी छोटी वस्तुएं थी, कालीबंगा का है राजस्थान में, तो इनसे नहीं मिले हैं। सोना भी क्या था? दुर्लभ, संभवतः आज की तरह ही कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी जो भी स्वर्ण के आभूषण हैं वो संचयों से प्राप्त होते हैं। मतलब सोना आपको ऐसे नहीं मिलता है, संचय किया हुआ मिलता है। संचय क्या होता है? संचय जैसे हम भी कोई चीज़ संचय करके रख लेते हैं, सहेज के रख लेते हैं, तो इसका बताया गया है संचय क्या है। तो लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक, बड़ी सावधानी से, अधिकांशतः कायमे पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब बहुत ही सावधानी से। और पात्रों जैसे कि हमारी जो पहले दादी लोग होती थी वो भी घड़े के जो बड़े बड़े घड़े होते थे उनमें वस्तुओं को रख देती थी। तो यही बोला गया है कि सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया है संचय। सब ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे या फिर
धातु कर्मी जो होता था, धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के काय के संचय मिले हैं, या तो आभूषण के मिले हैं, या फिर हो सकता है कि धातु कर्मी ने क्या पुनः उपयोग करने के लिए संभाल के रख दिया गया। यदि किसी कारणवश जो मूल स्वामी है जिन्होंने रखा है उन्हें प्राप्त नहीं किया है, तो तब तक ये अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कि कोई पुरातत्वविद इन्हें नहीं खोज लेता है या निकाल लेता है। तो मतलब संचय ऐसा कि बहुत ही सावधानी से हमने किसी चीज़ को रख दिया है, पात्र में रख दिया है, क्या है, आभूषण है या फिर कोई धातु कर्मी है जिन्होंने ये रखा था, और ये तब तक वहीं रखे रहे जब तक उन्होंने नहीं उठाया जिनने रखे थे, या फिर पुरातत्वविद जो खुदाई के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो 5वां पॉइंट है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो आपको अगर ये आता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, तो आप बता देंगे, है ना, कि दो इतिहासकार जो होते हैं उन्होंने दो प्रकार से इसका वो करते हैं, अवलोकन करते हैं। एक तो समाधान से और दूसरा विलासिता की वस्तुओं से। हमने समाधान भी देखा है कि समाधान में क्या क्या मिला है, और उससे हमें नहीं लगता है कि समाज में कोई भिन्नता थी। दूसरा, हमें जो विलासिता और उपयोगी वस्तुओं में हमने वर्गीकरण किया है, तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जैसे कि उपयोगी वस्तु क्या होती थी, जैसे चक्कियाँ मिल गई, मृदभांड मिल गए, पीने के लिए अभी भी तो अपन बर्तन उपयोग करते हैं, उस टाइम चक्कियाँ भी थी क्योंकि घर पे ही आटा पीसते थे। सुइयाँ हो गई, ये सभी जगह पाई गई हैं। दुर्लभ क्या है, जो कि मतलब बहुत ही दुर्लभ या फिर महंगी वस्तु हैं, जो कि तकनीक भी जिनकी बहुत ही वो थी, मतलब क्या बोलते, कठिन तकनीक थी, उससे बनाई जाती थी। ये सारी चीज़ें अपने को लिखनी है। और क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही ऐसी दुर्लभ वस्तुएं मिली हैं, बाकी कहीं से नहीं मिली हैं। तो अगर आपको एक वो लिखने का आता है कि आप अपने विचार मत रखें, तो हम ये रख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं नहीं थी, यह एक क्या बोलते थे, समतापूर्ण समाज था जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं दिखता है। और बस यही अपन लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी आपसे किया गया था कि बताइए, आधुनिक समय में जो प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए, ये किस सीमा तक सामाजिक भिन्नताओं को परिलक्षित करती है। अभी जो होती हैं आपकी जो भी अंतिम संस्कार होते हैं, तो उन पे आप लोगों को चर्चा करनी है क्लास में। आप अपनी माताओं और पिताजी से पूछ के आ सकते हैं कि क्या होता है संस्कार में, अंतिम संस्कार जो होते हैं, मृतकों की जो अंतिम संस्कार होते हैं उनमें क्या क्या होता है। फिर आप छात्र चर्चा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या भिन्नताएं हैं। ठीक है, ये आपके लिए चर्चा का विषय है। होप सो समझ में आया हो। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें शिल्प उत्पादन के विषय में हम जानकारी एकत्रित करेंगे इस माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि जो मानचित्र 1 में आप चाहुंदड़ों को चिन्हित कीजिए। चलिए हम आपको चाहुंदड़ों दिखा देते हैं। मानचित्र, ये है आपका मानचित्र 1। इसमें क्या है, ये है, देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये अपनी भारत की सीमा दिख रही है, ये यहाँ से, ठीक है ना, ये जो रेड रेड वाली बॉर्डर है ना, ये हमारी भारत की सीमा है। ठीक है, इसके जस्ट इधर देखिए पश्चिम में ये हमारा चाहुंदड़ो दिख रहा है हमको। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है कि चाहुंदड़ों को चिन्हित कीजिए। अब आपने चाहुंदड़ो देख लिया ना किस साइड है। यहाँ पे मैं और बता दूँ, ये जो यहाँ से गुजरात होता है, इस साइड से राजस्थान, मतलब राजस्थान के बगल वाला जो पाकिस्तान का एरिया है उधर पे चाहुंदड़ो है। यहीं पर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो इस साइड है। ठीक है, कोट दीजी और भी सारे क्षेत्र हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है चाहुंदड़ो के बारे में। तो चाहुंदड़ो को चिन्हित कीजिए, यह मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। जो हमने चाहुंदड़ो देखा वो शिल्प उत्पादन में पूरी तरह संलग्न था। और कितनी छोटी बस्ती है, मोहनजोदड़ो अगर 125 हेक्टेयर है तो ये 7 हेक्टेयर है, इतनी छोटी बस्ती है। और ये काय में संलग्न थी, शिल्प उत्पादन में। ठीक है, शिल्प कार्यों में मन के बनाते थे ये। और शंख जो होता है उसकी कटाई, धातु कर मतलब धातु से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो, मोहर निर्माण, बाट बनाना, इतने मतलब सम्मिलित था, ये सब बनाते थे। शिल्पकार में ये क्या क्या करते थे, तो एक देखो मन के बनाना अपन माला से,
माला जो बनाते हैं ना, उनके लिए मन के बनाते थे। फिर शंख से संबंधित कार्य करते थे, ठीक है, धातु से संबंधित कार्य करते थे। और मोहर वहाँ पे बहुत ही प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहर अपन देखेंगे कि बहुत मोहर है ना प्रचलित थी। और उसमें एक पशु भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, एक श्रृंगी पशु, वो हम आगे पढ़ेंगे। और बाट बनाना, ठीक है, ये सारे काम इधर होते थे। और फिर मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। अब जो मन के होते हैं ना, उनके उसमें कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, तो उनकी अगर विविधता देखें तो आप देखिए, कार्नीलियन का उपयोग होता था, एक सुंदर लाल रंग का एक पत्थर होता था, जैस्पर, कार्नीलियन, जैस्पर, स्फटिक, है ना, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी। आपको नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये पत्थर हैं जिनसे इनका निर्माण होता था मनकों का, ठीक है। कार्नीलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी। सेल खड़ी बहुत ही क्या होता था, मुलायम सा पत्थर होता है, जिसमें अगर जो भी आप शेप देंगे तो बहुत ही अच्छा शेप बनेगा उसमें, ठीक है। ये पत्थर हो गए जो अपन ने पढ़े हैं। अब धातु कौन कौन सी, तो तांबा, कांसा, सोना। तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना, ये धातु उपयोग में होती हैं। और शंख भी, फ्योंस अपन ने पढ़ा है, पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। अपन ने क्या पत्थर पढ़े हैं, धातु पढ़ी हैं, शंख, फ्योंस, पक्की मिट्टी, इन सब का उपयोग मन के बनाने में होता था। कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, मतलब दो पत्थर ले लिए, उनको जोड़ के ये मनकों का निर्माण करते थे, ठीक है। और कुछ में तो क्या होता था, सोने की टोप वाले पत्थर के होते थे। कुछ ऐसे मन के होते थे जिनमें क्या होती थी, सोने की टोप लगी रहती थी। इनके कई आकार होते थे। अब आकार कौन कौन से हमने देखो, मनकों में कौन कौन से पदार्थों का निर्माण प्रयुक्त होते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनका आकार क्या होता था, ठीक है। आकार देखेंगे तो चक्राकार, चक्र देखा है अपन ने विष्णु जी का, है ना। बेलनाकार, जो बेलन की तरह होता है। गोलाकार, गोल। ढोलाकार, ढोलक की तरह। खंडित, या मतलब कुछ मतलब ऐसे जो खंडित आकार के भी होते थे। अब ये यहाँ पे मन के देखें ये मन के इतने सारे यहाँ पे मन के मिले, देखिए कितने छोटे छोटे हैं, और ये कुछ बड़े मन के हैं, ठीक है ना। और एक ये यहाँ पर उपकरण मिला है, ये जो काले कलर का है, ये मन के बनाने का औजार है। अगर आप कभी ज्वेलरी की शॉप पे गए होंगे तो आपको अंगूठी का अगर नाप दिया होगा तो वो इसी प्रकार के औजार से अंगूठी का नाप लेते हैं, कि आपकी उंगली का नाप लेंगे, फिर देखेंगे ये कहाँ तक जा रही है। वहीं यहाँ पर उनका मीटर टाइप में होता है, तो वो वहाँ से नाप लेते हैं, वहीं पे निशान लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये उस समय सोचो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे औजार मिले हैं जो अभी भी प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं खंडित कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था, मतलब कुछ में उत्कीर्ण कुछ कर दिया या फिर चित्र बना दिए, उनके माध्यम से भी सजाया गया था। मनकों की बात हो रही है इधर पे, ठीक है ना। और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे, कुछ पर क्या है, रेखा चित्र उकेरे गए, कुछ पर चित्रकारी बना दी, कुछ पर उत्कीर्णन कर दिया कुछ भी, और कुछ पर रेखा चित्र उकेर दिए। मन की बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। पदार्थ तो अपन ने देखे हैं कितने कितने भिन्न थे। सेल खड़ी के बारे में बताया गया है, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। इस पर जो है सेल खड़ी में क्या होता है, आसानी से कार्य हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है, आपको जो भी शेप देना हो आप वो शेप दे सकते हो इसमें। कुछ मन के क्या होता था, सेल खड़ी जो चूर्ण है ना, उसके लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। सेल खड़ी पदार्थ है, उसका अपन ने चूर्ण बनाया, चूर्ण को मतलब लेप बना लिया, मतलब गीला करके लेप बना लिया, फिर उसको सांचे में डाल दिया, और अपन को जो भी आकार चाहिए ना वो आकार आ गया। तो इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जाते थे। मतलब जो ठोस पत्थर में क्या होता है, अपने को छांटना पड़ता है, जैसे जो बहुत ही ठोस पत्थर होते हैं उसको छटाई करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता था, ज्यामितीय आकार, मतलब कुछ इस टाइप के ही अपने को मिल पाएंगे जो ज्यामितीय आकार है, सीधा सीधा सा। पर अगर जो सेल खड़ी है उसमें अपन अपने को जो आकार चाहिए अपन वो दे देते थे, है ना। कोई भी आकार, मान लो फूल बनाना है आपको, तो फूल का आकार दे देते थे, इस टाइप से ये इससे बनाए जाते थे, ठीक है। सेल खड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। सेल खड़ी के बहुत ही छोटे छोटे भी मन के मिले हैं, तो ये कैसे बनाए जाते थे ये नहीं उनको पता चल पाया। बड़ों का तो उन्होंने बता दिया कि चूर्ण बना लिया, गीला करके आकार दे दिया सांचे में डाल के, पर छोटे छोटे कैसे बनाए
ये उनको नहीं पता चला है। ठीक है, पुरातत्वविद भी संशय में है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। जो कार्निलियन का लाल रंग है ना, तो मतलब इसको काय में जैसे मनकों को जब आग में पकाएंगे तो उससे वो लाल रंग उनको प्राप्त होता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर, जो मतलब इसके वो होते हैं नुकीले भाग, उनको निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई कर ली, फिर उन पर पॉलिश चढ़ा दिया और इनमें छेद करने के साथ प्रक्रिया पूरी होती थी। ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये पूरा एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। ऐसे तो नहीं टूटा होगा, हथौड़ी से मारो तो कैसा टूटता है वैसा ही टूटा होगा। फिर इनके जो सल्क होते हैं, मतलब जो भी पहने भाग होते हैं, उनको निकाल दिया। फिर इनकी घिसाई कर ली, जैसे ये पत्थर आया तो इनको बढ़िया तरीके से घिस लिया। फिर उन पर क्या है वो चढ़ा दी, परत चढ़ा दी अपन ने, है ना, पॉलिश कर दिया। फिर अपन ने उसमें छेद भी कर दिया, तो ये पूरा मनका फिर तैयार हो जाता था। चाहुंदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। चाहुंदड़ो तो हमने देख लिया है, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने वाले क्या मिले हैं, विशेष उपकरण। जो मन के होते हैं उनमें छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है चाहुंदड़ो, ये धौलावीरा, ये अपना गुजरात का क्षेत्र है, ये वाला दिख रहा है ना रेड बॉर्डर, तो ये यहाँ पे धौलावीरा है और यहाँ पे ये लोथल है। ठीक है, ये लोथल और धौलावीरा दोनों कहाँ पे हैं, गुजरात में ही। अब देखते हैं क्या है। फिर से बोल रहा है कि यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां कहाँ हैं, समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या देखना है आपको। नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ये समुद्र तट के पास स्थित हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे नागेश्वर ये है और बालाकोट ये है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही, जो ये दिख रहा है यहाँ से समुद्र तट है। ठीक है ना, ये नागेश्वर पे और ये बालाकोट के पास भी समुद्र तट है। तो यहाँ पर कौन कौन से शिल्पकार करते होंगे, जो समुद्र तट के शिल्पकार अलग होते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें समुद्री वस्तु मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कार्य होते थे। तो नागेश्वर बालाकोट को चिन्हित करें, आप पाएंगे दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। हमने देखा ये शंख से बनी वस्तुएं, ये क्या होता है, शंख से ज़्यादा वस्तुएं बनाते थे, जैसी चूड़ियाँ बना ली, करछियाँ बना ली। पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। पच्चीकारी क्या होता है, कुछ उभरा हुआ बनाना, जैसे अपन ने कोई चित्र बनाया, उसमें उभरी हुई स्टोन टाइप के लगा दिए, तो वो पच्चीकारी कहते हैं। मतलब उपहार से बनावट जो होती है उसको पच्चीकारी कहते हैं। तो वहाँ पर ये निर्माण कार्य के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ये जो माल है ना, इनको दूसरी बस्तियों तक भी ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चाहुंदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। ऐसा ये कह रहे हैं कि जो एक माल है वो जैसे यहाँ पर बनाया, ये यहाँ पे बालाकोट नागेश्वर जैसे दिखाए गए हैं, तो यहाँ से भी क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो जो बड़े शहरी केंद्र होते थे वहाँ पर ले जाया जाता था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि ये है मिट्टी से बनी कुछ पुरावस्तुएं हैं, जब मृदभांड, ये अभी भी दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई हैं। ठीक है, दिल्ली की जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, या एक लोथल में भी स्थानीय संग्रहालय है। दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय है और लोथल में क्या है, एक स्थानीय संग्रहालय है, जहाँ पे ये वस्तुएं अभी भी रखी गई हैं हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने क्या देखा है कि मतलब कि जो भी शिल्प में क्या क्या बनता था, कहाँ कहाँ बनता था, ये हमने देखे हैं। अब उत्पादन केंद्रों की आप पूछिए, कैसे पता कि यहाँ पर इसका उत्पादन होता था, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं पुरातत्वविद, इसको देखते हैं। इसके लिए शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद समानता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। क्या देखते हैं वो, या प्रस्तर का पिंड मिल जाए, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, ठीक है, प्रस्तर का पिंड मिल जाए, या पूरा शंख मिल जाए, या फिर तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, कोई भी कच्चा माल मिल जाए जिससे ये सब चीज़ें बनती हैं वो मिल जाए, या फिर अपूर्ण वस्तुएं मिल जाए, जैसे मनका बनाते हैं पर कहीं मतलब मनका जैसे बनता है तो उसका अधूरा ही कुछ भी, मतलब टूटा फूटा हिस्सा कुछ भी मिल जाए।
त्याग दिया गया माल मिल जाए, कूड़ा करकट जो मतलब उनका शिल्पों का जो भी कूड़ा करकट होता है, जो मतलब बनाने के बाद अवशिष्ट निकलता है, वो भी मिल जाए, तो इससे भी हम देख सकते हैं। एक चर्चा कीजिए, हम बाद में देखते हैं क्या है इसमें। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य की सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। कूड़ा करकट जो शिल्प का है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। मतलब जो टुकड़े होते हैं ना, कूड़ा बचता है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको उस स्थान पर फेंक दिया जाता था। तो उससे एक पुरातत्वविद ये अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य तो होता होगा। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो कैसे पता पुरातत्वविदों को कि यहाँ पर निर्माण कार्य है? तो इन्होंने बताया कि अगर हमको क्या मिल जाता है, पत्थर के पिंड मिल जाते हैं, हमको शंख मिल जाता है ना, हमको शंख मिल जाता है, हमको तांबा मिल जाता है, हमको कूड़ा करकट जो मिल जाता है शिल्प उत्पादन से संबंधित, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, शिल्प उत्पादन होता होगा। क्योंकि बड़े टुकड़ों का क्या होता था, उपयोग कर लेते थे, फिर से दोबारा बना लेते थे, पर छोटे टुकड़ों में ऐसा नहीं है। अब आपको चर्चा क्या करनी है, इस अध्याय में दिखाई गई जो भी पत्थर की वस्तुओं, पुरावस्तुओं की एक सूची बनाना है आपको। इनमें से प्रत्येक के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या इन्हें उपयोगी अथवा विलास की वस्तुएं माना जाए, क्या इनमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जो दोनों वर्गों में रखी जा सकती हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर जो जो भी वस्तुएं दी गई हैं, जैसे अभी हमने मिट्टी के ये बर्तन देखे थे, तो आपको बताना है कि ये उपयोग की वस्तुएं हैं या विलास की वस्तुएं। अपन ने मन के देखे हैं, ये एक मूर्ति देखी है मिट्टी की, और ये देखे हैं जैसे मन के, तो आप बताइए ये आप उपयोग में करते थे या विलास की। तो मन के तो मुझे विलास की वस्तुएं लगती है, मटके का उपयोग अपन जैसे अभी दैनिक ज़रूरतों में करते हैं, तो वो उपयोगी वस्तुएं हैं। इस प्रकार से आपको एक सूची बनानी है और उस पर विचार विमर्श करना है कि क्यों, है ना, ऐसा क्यों आखिर। चलिए ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी गलती हो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में क्या सुधार करना है। थैंक यू सो मच।